नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में वो हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कल तक ये कयास था, लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू के लिए किसने ये डीलिंग की है? किसने जेडीयू को बीजेपी के सामने गिरवी रख दी? आखिर निशांत के बहाने अब जेडीयू को क्या हासिल हो जाना है? पब्लिक का भरोसा, पब्लिक का वोट, किस तरीके से? नीतीश कुमार वो चेहरा थे जिन्होंने जातीय समीकरण से अलग हटकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से तैयार की कि हर जाति के लोग जो विकास पसंद है, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट किया। तो क्या जेडीयू का हश्र वही होने जा रहा है जो शिवसेना का हुआ, जो महाराष्ट्र में एनसीपी का हुआ? क्या दो खेमों में बंट जाना है जेडीयू को? क्या यह पार्टी टूट जाएगी? क्या इसका अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी का क्या हश्र होना है। क्योंकि निशांत कुमार जेडीयू नहीं संभाल पाएंगे। आप सिंबॉलिक तौर पे उनको रख दीजिए सामने। लोगों के मन में यह भ्रम है कि जैसे लालू प्रसाद यादव की लेगेसी, उनकी पार्टी तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, उसी तरीके से निशांत संभाल लेंगे। निशांत को अगर पार्टी की जिम्मेदारी लेनी होती, बहुत पहले ले चुके होते। किसी पद पे जाना होता, बहुत पहले जा चुके होते। लेकिन इस वक्त को अगर चुना गया है तो सिर्फ और सिर्फ डमी चेहरे के तौर पर, चाहे वो डेप्यूटी सीएम बन जाए या पार्टी के सर्वे सर्वा। निशांत विशुद्ध रूप से राजनीति के हैं ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। उनका सारा स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो राजनीति के लिए अनफिट है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कोशिश है, कुछ लोगों की क्या, मैं तो खुलकर सबके सामने बोलती रही हूं कि वो जेडीयू के चंद चेहरे, वो चार चेहरे जिन्होंने गद्दारी की और जिनको लेकर सड़कों पर फिलहाल बिहार में कोहराम मचा हुआ है। जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज है, खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ललन सिंह को लेकर, अशोक चौधरी को लेकर, विजय चौधरी को लेकर, संजय झा को लेकर, इन चार चेहरों को लेकर नाराजगी इस कदर है कि लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, और वो उतर भी चुके हैं। और वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन सारे कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में है, और भविष्य तो खतरे में इन चार नेताओं का भी है। क्योंकि जेडीयू इनसे संभल जाए, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, चाहे इतना एड़ी चोटी का जोर लगा ले। मैं कल से दावे के साथ कह रही हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, न है। वो आरजेडी नहीं है जिसके पास एक कॉम्बिनेशन है, एमवाई समीकरण नहीं है। जेडीयू के पास ऐसा कोई समीकरण। नीतीश कुमार ने अपने लिए एक अलग तरीके की राजनीति तैयार की थी, एक अलग तरीके का वोट बैंक तैयार किया था, और वो वोट बैंक था महिला वोटर्स का। वो वोट बैंक था हर जाति के वो लोग जो नीतीश कुमार के विकास के चेहरे को पसंद करते थे, जो जाति से ऊपर उठकर वोट करते थे। वरना ये कड़वी सच्चाई है कि नीतीश कुमार जिस जेडीयू से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका आंकड़ा बिहार में इतना कम है कि वो किसी भी सूरत में, अगर जातीय राजनीति के हिसाब से अगर वो सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना चाहते तो ये ख्वाब अधूरा रह जाता। वो किसी भी सूरत में नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये संभव हो पाया, उनका ख्वाब पूरा हो पाया बिहार के सीएम के तौर पर। या सालों साल तक, दशकों दशक तक अगर लोगों ने उन पर भरोसा किया, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो सबके नेता थे। जेडीयू का पोस्टर रहा है, नीतीश सबके हैं, और वाकई नीतीश सबके थे। तो क्या नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में, उनके हस्तक्षेप के बिना जेडीयू को संजय सिंह संभाल लेंगे, संजय झा संभाल लेंगे, ललन सिंह संभाल लेंगे, विजय चौधरी संभाल लेंगे, या अशोक चौधरी? किसमें इतनी कुव्वत है? या उनके बेटे निशांत? हालांकि किसी भी सूरत में निशांत को नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में। निशांत खुद भी नहीं चाहते थे। आप सोचिए राजनीति कैसी है। हो सकता है नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती उन्हें दिल्ली भेजा गया। हो सकता है क्या नहीं जाना चाहते हैं, वो ट्वीट नहीं करना चाहते, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता गुस्से में ना, इसके लिए एक्स के जरिए ट्वीट करवाया गया। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। कार्यकर्ता गुस्से में है तो है, वो सड़कों पर उतरे हैं तो है, वो लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं, और किसी भी सूरत में वो शांत फिलहाल होते हुए दिख नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह था कि क्या जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। जेडीयू का उससे भी बुरा हश्र होना है जो एनसीपी का हुआ। एनसीपी दो खेमे में, यानी एक शरद पवार की एनसीपी और एक अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार अब नहीं है, उनकी पत्नी अब ये सब कुछ संभाल रही है। हालांकि आखिर के दिनों में तो ये हो रहा था कि शायद मर्जर हो जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश अब ना के बराबर दिखती है।
शिवसेना के साथ यही हुआ, बीजेपी की दोनों ही सहयोगी पार्टी, और वहां भी आपने यही देखा कि एकनाथ शिंदे के जरिए ऑपरेशन लोटस हुआ और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्हीं से छिन गई। और बिहार में यह प्रयोग हो चुका है ऑलरेडी। आप चिराग पासवान की पार्टी को याद कर लीजिए, एलजेपी के साथ क्या हुआ, 2 खेमों में एलजेपी को तोड़ दिया गया। बाकी बस्ती है जो पार्टियां, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इनका अस्तित्व क्या है और सीटों के लिहाज से इनकी हैसियत क्या है आप समझ सकते हैं। जातियों के नाम पर इन्हें कभी राज्यसभा, कभी मंत्रिमंडल, कभी 4 सीटें, कभी 6 सीटें थमा दी जाती हैं। जेडीयू का क्या होना है? जेडीयू का अस्तित्व वाकई खतरे में है। आने वाले दिनों में अब जेडीयू के कार्यकर्ता टूटेंगे। इन 4 चेहरों को छोड़कर हो सकता है तमाम चेहरे जेडीयू में अपनी भूमिका को देखकर अलग अलग पार्टियों का रुख करें, और विकल्प के तौर पर अभी आसपास की पार्टियां हैं भी। तो जिन लोगों ने बीजेपी के साथ, दिल्ली के साथ ये डील की है, जेडीयू को गिरवी रखा है, उनको समझ में आ जाना है कि नीतीश कुमार के बिना उनका अस्तित्व भी खतरे में है। मैं फिर से नाम लेकर कहना चाहूंगी, चाहे वो ललन सिंह हो। हालांकि ललन सिंह के चेहरे पर आज जो मैंने नोटिस किया, उनकी भावभंगिमा, उनका सब कुछ बदला हुआ है। मतलब ऐसा वो भाग चुके हैं कि आने वाले दिन अब आसान नहीं रहने वाले हैं। बहुत आसान नहीं होता ऐसी पार्टियों को संभाल ले जाना जिनका कोई जातीय समीकरण ना हो, जिनके पास कोई जातीय आधार ना हो, जो छवि की राजनीति से प्रभावित होकर वोट बैंक तैयार होता हो। नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चलती थी, किसी जाति विशेष के वजह से नहीं चलती थी। और इसीलिए अगर ये 4 चेहरे जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूं, ये निशांत के जरिए, अगर आपको गलतफहमी है कि निशांत के जरिए मतलब नीतीश कुमार के बेटे के जरिए ये पार्टी चला लेंगे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। बस इनके पक्ष में एक ही बात फिलहाल बढ़िया है कि अभी हाल फिलहाल चुनाव नहीं है, ना लोकसभा ना विधानसभा। इसीलिए 4 साल, 4.5 साल तो इनके आराम से कट जाने, लेकिन अगला चुनाव किसी भी सूरत में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए राह बहुत, बीजेपी को लेकर तमाम मीडिया कर्मी हो, सब लोग खुश हैं कि अरे वाह, बीजेपी मिशन फतह कर चुकी है, उसका अपना सीएम होगा। लेकिन अपने सीएम के जरिए बीजेपी बिहार में वो कद हासिल कर ले, वो जगह हासिल कर ले जो नीतीश के साथ रहकर वो करती थी, इसकी गुंजाइश भी ना के बराबर है। आने वाले चुनाव में आपको पता चल ही जाएगा कि बीजेपी की क्या औकात है, क्या हैसियत है। हाँ, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, अब उन्हें बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है, ताकि अब मैदान खाली है, नीतीश कुमार है नहीं। क्योंकि वोटर्स के सामने हमेशा एक चुनौती रही बीते 2 दशकों में कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसा लोगों के जहन में होता था कि हम एहसानमंद थे, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए इतना कुछ किया, हम कैसे उनको वोट ना दें। और इस बात का फायदा बीजेपी हमेशा उठाती रही, लेकिन कहने वाले इसको अलग तरीके से कहते थे, नहीं नहीं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं। लेकिन वो ज्यादा सीटें नीतीश कुमार के चेहरे की बदौलत थी। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा जब अगला चुनाव होगा। मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगला चुनाव में बहुत वक्त है, और इसीलिए ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो। लेकिन हाँ, आने वाले तरीके में बिहार पूरा 360 घूम चुका है। अब नए सिरे से वहां पे राजनीति होगी, नए तरीके की राजनीति होगी, और इसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा।